नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता चौधरी हिंदी साहित्य के चैनल हमरंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज सुनिए हनीफ मदार की कहानी क्या उसने झूठ बोला था। पूरी कहानी मेरी आवाज़ में। कस्बों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वहाँ खबरें पैदल चलती हैं। वे अखबारों से पहले पहुँच जाती हैं और सच्चाई से बहुत बाद में लौटती हैं। किसी की दुकान में घाटा हो जाए, किसी के बेटे की नौकरी लग जाए, किसी की बेटी की सगाई टूट जाए, शाम तक आधा शहर जान जाता है। कस्बों की अपनी एक गति होती है। वे शहरों की तरह भागते नहीं और गांवों की तरह ठहरे भी नहीं रहते। वे बीच में कहीं सांस लेते रहते हैं। सुबह दुकानें खुलती हैं, दोपहर में बाजार ऊँघता है और शाम होते होते गलियाँ फिर लोगों से भर जाती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इन्हीं कस्बों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में वर्षों तक कोई कुछ नहीं जान पाता। रागिनी उन्हीं लोगों में से एक थी। समर ने उसे पहली बार देखा तो कोई विशेष बात महसूस नहीं की थी कि जो याद रह जाए। न ही अभी ऐसा कोई क्षण आया था जिसे बाद में याद करके कहा जा सके यहीं से सब शुरू हुआ था। जीवन आम तौर पर इतनी सुविधा नहीं देता, बल्कि वह बड़ी घटनाओं की शुरुआत साधारण दिनों से करता है। ऐसा ही कुछ समर के साथ हुआ था। कस्बे के मुख्य बाजार में वर्मा वस्त्र भंडार नाम की एक पुरानी दुकान थी। दुकान बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इतनी पुरानी थी कि आसपास के लोग उसे दुकान से ज्यादा एक निशानी की तरह जानते थे। मस्जिद वाले मोड़ से सीधे जाओ, वर्मा वस्त्र भंडार के सामने बाएं मुड़ जाना। ये वाक्य वहाँ के बच्चों ने भी न जाने कितनी बार सुना होगा। ये दुकान समर के पिता की थी। पुरानी दुकान, पुराने ग्राहक, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और उतनी ही पुरानी खुशबू जिसमें नए कपड़ों की महक और पुराने व्यापार का भरोसा घुला हो। समर की उम्र इतनी थी कि रिश्तेदार पूछना छोड़ दें कि शादी कब करोगे, और इतनी कम कि वे ये पूछना शुरू न करें कि अब तक की क्यों नहीं। समर की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। सुबह से शाम दुकान, रात में कभी कोई किताब, कभी कोई पुरानी फिल्म, कभी छत पर टहलते हुए आकाश देखना। उसे लोगों को देखना अच्छा लगता था। समर का स्वभाव अजीब तरह से शांत था। कुछ लोग शांत होते हैं क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। समर इसलिए शांत था क्योंकि उसके भीतर बहुत कुछ चलता रहता था। वह अक्सर सोचता था कि आदमी के चेहरे उसकी असली कहानी नहीं बताते। चेहरे तो बस मुख पृष्ठ होते हैं, अंदर का उपन्यास कुछ और होता है। समर हर महीने की 5 तारीख के आसपास वो दुकान का नकद बैंक में जमा कराने जाता था। यही उसकी मुलाकात रागिनी से हुई। वह बैंक के काउंटर नंबर 2 पर बैठती थी। शुरुआत में वह बस एक कर्मचारी थी, फिर परिचित हुई, फिर पहचान, और फिर वह स्थिति आई जहां आदमी किसी व्यक्ति से मिलने नहीं जाता, लेकिन ये भी चाहता है कि वह व्यक्ति दिखाई दे जाए। वैसे भी मनुष्य का मन बड़ी विचित्र चीज है। वह एकदम से किसी को देखकर प्रभावित नहीं होता, लेकिन किसी को बार बार देखकर प्रभावित होता ही है। उस लड़की का नाम रागिनी था। समर को ये नाम भी काफी बाद में पता चला। उसके चेहरे में कोई चौंका देने वाली सुंदरता नहीं थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक ऐसी सादगी थी जो देर तक याद रह जाए। वह ग्राहकों से जुंझलाती नहीं थी, बुजुर्गों की बात 2 बार सुन लेती थी, और सबसे अच्छी बात, वह मुस्कुराने में कंजूसी नहीं करती थी। आजकल यह गुण दुर्लभ हो गया है। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन समर नकद जमा कर रहा था। फॉर्म में राशि के एक अंक में गलती हो गई। रागिनी ने फॉर्म देखा और मुस्कुराकर कहा, आप हर महीने यही गलती करते हैं या आज विशेष आयोजन है? समर पहली बार हंसा। नहीं, आज विशेष आयोजन है। तो फिर मिठाई भी होनी चाहिए। गलती की मिठाई, गलती स्वीकार करने की। दोनों हंस पड़े। बात समाप्त हो गई। लेकिन कुछ बातचीतें समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होती। वे स्मृति में कहीं बैठ जाती हैं। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, लेकिन वह वैसी बातचीत नहीं थी जैसी फिल्मों में होती है। न कोई लंबी फोन कॉल, न कोई प्रेम भरे संदेश, न कोई वादा।
बस छोटी छोटी बातें। आज बहुत भीड़ है। हाँ। गर्मी बढ़ गई। हाँ। आप हमेशा इतनी चुप रहती हैं। नहीं। फिर सही लोगों का इंतजार करती हूँ। और फिर दोनों हंस पड़ते। समर को कभी कभी लगता था कि रागिनी अपनी बात पूरी नहीं करती, जैसे हर उत्तर का कोई हिस्सा अपने पास बचा कर रखती हो। लेकिन प्रेम में पड़े लोग प्रश्नों को टालने में माहिर होते हैं। उन्हें उत्तरों से अधिक डर होता है। एक शाम दोनों बैंक के पीछे वाली सड़क पर टहल रहे थे। सूरज ढल चुका था। दुकानों के बोर्ड एक एक कर जलने लगे थे। सड़क किनारे चाय वाले की केतली से भाप उठ रही थी। रागिनी अचानक बोली, समर, तुम्हें लोगों की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? समर ने सोचा, फिर बोला, जिसमें सच हो। और सबसे बुरी? झूठ। और क्या? रागिनी कुछ क्षण चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें बड़ी परेशानी होने वाली है। क्यों? क्योंकि दुनिया में सच कम है और झूठ ज्यादा। लेकिन हर झूठ बुरा भी नहीं होता। तुम्हें कैसे पता? इस बार रागिनी ने उसकी ओर नहीं देखा, सामने देखती रही और बहुत धीरे से बोली, कुछ झूठ ऐसे होते हैं जो किसी को बचाने के लिए बोले जाते हैं। यह बात एक सामान्य वाक्य थी, इतनी कि समर को याद भी नहीं रहा कि उस शाम उसने और क्या कहा था। लेकिन साहब, कुछ बातें उस समय समझ नहीं आती जब वे कही जाती हैं। वे बाद में अर्थ मांगने लौटती हैं। खैर, समय बीतता गया और वह दिन भी आया जब समर ने स्वीकार कर लिया कि वह रागिनी से प्रेम करने लगा है। हालांकि उसने यह बात किसी से नहीं कही, खुद रागिनी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि कुछ भावनाएं पेड़ की जड़ों जैसी होती हैं, दिखती नहीं, लेकिन वही पूरी हरियाली का आधार होती हैं। एक दिन रागिनी ने कहा, शायद अगले महीने मुझे कहीं और जाना पड़े। समर ने सहज रहने की कोशिश की। ट्रांसफर? शायद। कहाँ? अभी पता नहीं। जाओगी? रागिनी मुस्कुराई। कुछ लोग जाते नहीं समर। फिर? बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उस समय समर ने इस बात को मजाक समझा और हंस दिया। आज सोचता है तो लगता है शायद वह मजाक नहीं था, शायद चेतावनी थी। क्योंकि 3 दिन बाद रागिनी बैंक नहीं आई। समर ने सोचा छुट्टी पर होगी। फिर दूसरा दिन, तीसरा, फिर पूरा सप्ताह। समर से अब रहा नहीं गया और एक कर्मचारी से पूछ लिया। उसने बताया, रागिनी मैडम का ट्रांसफर हो गया। कहाँ? शायद कानपुर। शायद? हमें भी ठीक से नहीं मालूम। समर ने फोन किया, फोन बंद, फिर किया, बंद, फिर बंद। अब साहब, समर का जीवन बाहर से सामान्य रहा। दुकान खुलती रही, ग्राहक आते रहे, पिता हिसाब देखते रहे। लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खाली होता जा रहा था। उसे पहली बार समझ आया कि अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति होती है, और कभी कभी बहुत भारी। करीब 6 महीने बाद एक शाम दुकान पर बैंक का पुराना सुरक्षा गार्ड राम खेलावन आया। चाय पीते पीते उसने सहजता से कहा, बाबूजी, वो बैंक वाली बिटिया याद है? समर का हाथ अनायास रुक गया। रागिनी? हाँ, वही। क्या हुआ? राम खेलावन ने कहा, अजीब बात है। क्या? जिस शाखा में उसका ट्रांसफर हुआ बताया गया था, वह रुका। वहां तो वह कभी पहुंची ही नहीं। समर कुछ क्षण उसे देखता रह गया। क्या मतलब? मतलब यही कि मेरे भांजे की पोस्टिंग उसी शाखा में हुई है। उसने बताया वहां उस नाम की कोई कर्मचारी कभी आई ही नहीं। समर की चाय ठंडी हो चुकी थी और उसी क्षण उसके भीतर 6 महीने पुराना एक वाक्य जागा। कुछ लोग जाते नहीं, बस दिखाई देना बंद हो जाते हैं। उसी रात लगभग 10:30 बजे उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया।
हेलो। कुछ क्षण चुप्पी रही, फिर एक महिला की आवाज आई। क्या आप समर बोल रहे हैं? जी। क्या आप अभी भी रागिनी को खोज रहे हैं? समर का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। आप कौन बोल रही हैं? महिला ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, अगर सच जानना चाहते हैं तो यह मानकर चलिए कि उसने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। कौन सा झूठ? यही तो आपको पता लगाना है। और लाइन कट गई। समर देर तक फोन देखता रहा। उसे पहली बार लगा कि उसके जीवन से रागिनी की कहानी समाप्त नहीं हुई है, शायद अब शुरू हो रही है। रातें हमेशा अंधेरी नहीं होती, कुछ रातें प्रश्नों से भरी होती हैं और प्रश्नों की अपनी रोशनी होती है। वे आदमी को सोने नहीं देते। उस रात समर लगभग पूरी रात जागता रहा। फोन बार बार हाथ में उठाता, फिर रख देता। उस अनजान महिला की आवाज उसके कानों में अटकी हुई थी। आवाज में घबराहट नहीं थी, धमकी भी नहीं थी, लेकिन एक अजीब तरह की सावधानी थी, जैसे कोई कांच का बर्तन उठाकर चल रहा हो और उसे डर हो कि कहीं गिर ना जाए। उसने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। यह वाक्य उसके भीतर घूम रहा था और वह याद करने की कोशिश कर रहा था कि रागिनी ने उससे क्या झूठ बोला था। क्या वह सचमुच कानपुर जा रही थी? नहीं, यह तो अब स्पष्ट हो गया। क्या उसने अपने परिवार के बारे में झूठ बोला था, या अपने अतीत के बारे में, या फिर क्या उसके बारे में जो कुछ समर जानता था वह सब अधूरा था? सुबह होने तक उसके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि उसकी खोज अब उसके लिए उस प्रेमिका की खोज बन गई है जो समझना चाहता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। अगले दिन दुकान पर बैठे बैठे उसकी निगाह बार बार सड़क पर चली जाती, मानो कोई उत्तर पैदल चलकर आ जाएगा। दोपहर के समय पिता ने पूछा, किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का नहीं, पिता मुस्कुराए। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि आदमी जब यह कहता है कि वह किसी का इंतजार नहीं कर रहा, तब भी वह किसी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा होता है। समर मुस्कुरा दिया, लेकिन साहब, भीतर की बेचैनी कम नहीं हुई। 3 दिन बीत गए, कोई फोन नहीं, कोई संदेश नहीं, और फिर चौथे दिन शाम को उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। सिर्फ एक पंक्ति, अगर रागिनी को खोजना चाहते हो तो उसके बारे में मत सोचो, उसके कामों के बारे में सोचो। न नंबर परिचित था, न कोई नाम। समर ने तुरंत कॉल किया, फोन बंद। उसने संदेश भेजा, कोई उत्तर नहीं। लेकिन इस बार उसे लगा कि यह कोई खेल नहीं है, शायद कोई जानबूझकर उसे दिशा दे रहा है। सीधे नहीं, सिर्फ संकेत। उस रात को उसने रागिनी के बारे में सोचना शुरू किया, उसकी हंसी या उसके चेहरे के विषय में नहीं, बल्कि उसके कामों के बारे में। और तभी उसे एक बात याद आई। करीब 1 वर्ष पहले बैंक में एक वृद्ध महिला आई थी। पेंशन का कोई मामला था, कागज अधूरे थे। महिला रोने लगी थी। बाकी कर्मचारी परेशान हो गए थे, लेकिन रागिनी उन्हें अपने काउंटर से उठाकर बैंक के बाहर ले गई थी, चाय पिलाई थी, फिर अगले 3 दिनों तक खुद उनके कागज पूरे करवाए थे। तब समर ने पूछा भी था, तुम इतना समय क्यों देती हो लोगों को? रागिनी ने कहा था, क्योंकि किसी दिन मुझे भी किसी की जरूरत पड़ सकती है, और अगर कोई न मिला तो कम से कम मुझे यह शिकायत नहीं होगी कि मैंने कोशिश नहीं की थी। उसे ऐसी और भी घटनाएं याद आने लगी। एक स्कूल की लड़की जिसकी फीस भी जमा नहीं हो पा रही थी, एक रिक्शे वाला जिसकी बेटी की किताबें खरीदनी थी, एक विधवा महिला जिसका बैंक खाता महीनों से अटका था। रागिनी अक्सर इन लोगों की मदद करती थी, लेकिन उसने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जैसे कुछ लोग इत्र लगाकर घूमते हैं और कुछ लोग चुपचाप फूल उगाते रहते हैं। अगले दिन समर बैंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई बड़ा रास्ता मिलेगा, लेकिन कभी कभी रास्ते वहीं से शुरू होते हैं जहां आदमी उम्मीद छोड़ देता है। बैंक के बाहर चाय वाला रामू उसे वर्षों से जानता था। बातों बातों में समर ने पूछा, रागिनी किसी संस्था आदि से जुड़ी थी क्या? रामू ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। पहले उसने चाय छानी, फिर कप आगे बढ़ाया, फिर बोला, हाँ। समर चौकन्ना हो गया। कौन सी संस्था? नाम पूरा याद नहीं। रामू माथा खुजलाने लगा। कुछ सहारा। समर का दिल तेज धड़कने लगा। सहारा क्या? शायद सहारा महिला केंद्र।
यही पहली ठोस चीज थी जो उसके हाथ लगी। 2 दिन बाद वह उस पते पर पहुंच गया। ये शहर के बाहरी हिस्से में एक साधारण सी इमारत थी। न कोई बड़ा बोर्ड, न कोई चमक। आंगन में कुछ महिलाएं सिलाई सीख रही थीं। एक कमरे में लड़कियों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा था। सब कुछ इतना सामान्य था कि यहाँ उसे अपनी किसी समस्या के समाधान का होना असंभव लगता था। कार्यालय में बैठी मध्यम आयु की महिला ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर पूछा, आप रागिनी के कौन लगते हैं? यह प्रश्न सुनकर समर हमेशा असहज हो जाता था, क्योंकि उसके पास कोई आधिकारिक उत्तर नहीं था। उसने धीरे से कहा, मित्र। महिला मुस्कुराई। जो 6 महीने बाद भी किसी को खोजता रहे, वह केवल मित्र नहीं होता। समर चुप रहा। महिला का नाम शालिनी था। उन्होंने बताया कि रागिनी कई वर्षों से संस्था की मदद कर रही थी, कभी धन से, कभी समय से, कभी संपर्कों से, लेकिन वह यहाँ काम नहीं करती थी, शालिनी ने स्पष्ट किया। फिर बस आती जाती रहती थी। उसका परिवार? शालिनी का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उस बारे में वह कभी बात नहीं करती थी। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने समर को और उलझा दिया। शालिनी अचानक उठी, दराज खोली और एक पुराना लिफाफा बाहर निकाला। समर की धड़कन तेज हो गई। मेरे लिए? नहीं। फिर उस व्यक्ति के लिए जो कभी उसे खोजने आए। कमरे में कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। उसे कैसे पता था कि कोई उसे खोजेगा? शालिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद उसे अपने बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में भरोसा था। लिफाफे में केवल एक कागज था। उस पर रागिनी की लिखावट थी, बस 3 पंक्तियां। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो समझ लो कि कुछ बातें वैसी नहीं हैं जैसी दिखाई देती हैं। सवाल यह मत पूछना कि मैं कहाँ हूँ, सवाल यह पूछना कि मैं क्यों गई। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई तारीख नहीं, बस एक छोटा सा चिन्ह बना था, एक वृत्त और उसके भीतर एक बिंदु। समर ने पहली बार उसे देखा, लेकिन शालिनी ने देखते ही पहचान लिया। यह तो वही बनाती थी। इसका मतलब? नहीं बताया कभी। फिर बस इतना कहती थी। शालिनी कुछ क्षण रुकी। हर सच का केंद्र दिखाई नहीं देता। समर देर शाम तक वही बैठा रहा। उसे महसूस होने लगा था कि वह किसी लड़की को नहीं खोज रहा, बल्कि वह मेरे भय का आकार या मेरी समझ को समझने की कोशिश कर रही है। तभी उसका फोन बजा। वही अनजान महिला। इस बार समर तैयार था। आप कौन हैं? दूसरी तरफ कुछ क्षण चुप्पी रही। फिर आवाज आई, नाम अभी महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए है। ठीक है, महिला ने पहली बार कहा। मेरा नाम नीलिमा है। आप रागिनी को जानती हैं? बहुत अच्छी तरह। वह कहाँ है? नीलिमा चुप हो गई, इतनी देर तक कि समर को लगा कॉल कट गई। फिर उसने धीरे से कहा, वह वहाँ है जहाँ उसे नहीं होना चाहिए था। मतलब यह है कि वह एक ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो उसे बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी। कौन सी लड़ाई? इस बार नीलिमा की आवाज़ बदल गई। पहली बार उसमें डर सुनाई दिया। समर जी, क्या तुम सच में यह सब जानना चाहते हो? हाँ, तो तैयार रहो। किस लिए? नीलिमा ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए कि रागिनी किस लड़ाई को लड़ रही है, जबकि वह किसी अपराध की भागीदार नहीं थी। फिर वह किसी और के अपराध की सजा भुगत रही है। और लाइन कट गई। समर देर तक फोन हाथ में लिए बैठा रहा। बाहर रात उतर रही थी। दूर कहीं किसी शादी का बैंड बज रहा था। बाजार की आखिरी दुकानें बंद हो रही थी, लेकिन उसके भीतर एक नया दरवाजा खुल चुका था। अब प्रश्न यह नहीं था कि रागिनी कहाँ है। प्रश्न यह था, आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिसकी सजा किसी और को भुगतनी पड़ रही थी। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वह समझता है कि समय हर घाव भर देता है। समय घाव नहीं भरता, वह केवल उनके साथ जीना सिखा देता है। घाव वही रहते हैं, बस दर्द की आवाज़ धीमी हो जाती है। समर को अब लगने लगा था कि रागिनी के जीवन में भी कोई ऐसा ही पुराना घाव था। एक ऐसा घाव जिसे उसने किसी को दिखाया नहीं, लेकिन जिसकी टीस उसके हर निर्णय में मौजूद थी। नीलिमा का फ़ोन आए 3 दिन हो चुके थे। वह अब किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा था कि इस उलझन के उत्तर मांगे नहीं जा सकते, उन्हें अर्जित करना पड़ेगा। 5वें दिन नीलिमा का फिर फ़ोन आया। क्या कल मिल सकते हो?
समर कुछ क्षण चुप रहा। आप मुझसे मिलना चाहती हैं? नहीं, नीलिमा ने आगे कहा। मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ चीजें सुनो। कहाँ? पुराने रेलवे स्टेशन के पास जो पुस्तकालय है। हाँ, कल शाम 5 बजे। और फोन कट गया। अगले दिन समर समय से पहले पहुंच गया। वह पुराना पुस्तकालय शहर के सबसे शांत स्थानों में से एक था। कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जहां समय भी धीरे चलता है। यह उन्हीं में से एक थी। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, पीले पड़ चुके रजिस्टर, पुरानी किताबों की गंध और ऐसी खामोशी जिसमें आदमी अपने विचारों की आवाज तक सुन सकता था। नीलिमा वही मिली, लगभग रागिनी की उम्र की। सादा सूती कुर्ता, चेहरे पर थकान और आंखों में वही सावधानी जो उसकी आवाज में थी। मैं नीलिमा हूँ। समर ने सिर हिलाया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर नीलिमा ने कहा, तुम सोच रहे होगे कि मैं पहले सामने क्यों नहीं आई? हाँ, क्योंकि मैंने रागिनी से वादा किया था। कैसा वादा? कि जब तक बहुत जरूरी ना हो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वे पुस्तकालय से निकलकर सामने वाले पार्क में बैठ गए। सर्दियों की हल्की धूप ढल रही थी। कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक बूढ़ा आदमी अखबार पढ़ रहा था। दुनिया अपने सामान्य क्रम में चल रही थी और उसी सामान्य दुनिया के बीच एक असामान्य कहानी धीरे धीरे खुल रही थी। तुम रागिनी को कितना जानते थे? नीलिमा ने पूछा। समर मुस्कुराया। अब लगता है बहुत कम। यह अच्छा है। अच्छा? हाँ, नीलिमा ने कहा। जो लोग बहुत जल्दी यह मान लेते हैं कि वे किसी को पूरी तरह जानते हैं, वे अक्सर सबसे ज्यादा गलत साबित होते हैं। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या उसने कभी अपने पिता के बारे में बात की थी? समर ने याद करने की कोशिश की, फिर सिर हिला दिया। नहीं, यही सबसे बड़ी बात थी। नीलिमा ने लंबी सांस ली। रागिनी के पिता इस शहर के सबसे चर्चित लोगों में से थे। कौन थे? बैंक मैनेजर। समर चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि उसकी कहानी किसी सही दिशा में बढ़ रही है, लेकिन नीलिमा ने नाम नहीं बताया। और यह अच्छा था, क्योंकि कुछ सच एकदम से नहीं खुलने चाहिए। उन्हें आंखों को अंधेरे से उजाले में आने की तरह समय चाहिए। उस शाम नीलिमा ने बहुत कुछ नहीं बताया, बस इतना कि रागिनी अपने पिता के बारे में लोगों की राय से कभी सहमत नहीं रही और पिछले 3 वर्षों से वह कुछ पुराने दस्तावेज, मुकदमे और कुछ लोगों की तलाश कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि यह कहानी पूरी नहीं है। और क्या वह सही थी? नीलिमा ने उत्तर नहीं दिया, बस कहा, अगर वह गलत होती तो आज यहाँ न होती। समर लौट आया, लेकिन अब उसके भीतर एक नई बेचैनी थी। अब साहब, पहले तो समर रागिनी को खोज रहा था, लेकिन अब उसके सामने उस अतीत को खोजने की चुनौती थी जिसने रागिनी को उससे दूर कर दिया। अगले कुछ सप्ताह अजीब तरह से बीते। उसे कई छोटे छोटे संकेत मिलने लगे और उन संकेतों की सबसे अजीब बात यह थी कि वे किसी दस्तावेज में नहीं थे, लोगों के चेहरों पर थे। जब भी वह कुछ पुराने नामों के बारे में पूछता, लोग असहज हो जाते। किसी की आवाज धीमी हो जाती, कोई विषय बदल देता, कोई कहता पुरानी बात है, सब याद नहीं है, और फिर तुरंत चुप हो जाता। एक दिन वह पिता के साथ दुकान पर बैठा था। एक बुजुर्ग ग्राहक आए, पुराने परिचित। बातों बातों में शहर के पुराने बैंक का जिक्र आ गया। समर ने यूं ही पूछा, उस मामले में आखिर हुआ क्या था? बुजुर्ग ने तुरंत उसकी ओर देखा, ऐसे जैसे किसी ने अचानक बंद संदूक का ढक्कन उठा दिया हो। तुम्हें उससे क्या मतलब? बस ऐसे ही, पुरानी बातों को पुराना रहने दो बेटा। फिर वे उठकर चले गए। उस शाम समर देर तक सोचता रहा। किसी घटना के बारे में लोग तब तक बात करते रहते हैं जब तक वह केवल घटना रहती है। जिस दिन उसमें किसी का अपराध या शर्म शामिल हो जाती है, लोग चुप होने लगते हैं। और इस कहानी में बहुत लोग चुप थे। करीब 1 महीने बाद नीलिमा फिर मिली। इस बार उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह कई रातों से ठीक से सोई ना हो। कुछ हुआ है? समर ने पूछा। नीलिमा ने सीधे उत्तर नहीं दिया। रागिनी ने तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वह तुमसे दूर जाना चाहती थी। समर का दिल एक पल को थम गया। फिर? क्योंकि उसे डर था। किससे? कि जो लोग उसके पीछे हैं वे तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। समर कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, वह कौन लोग हैं? नीलिमा ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा और कहा। यही सवाल उसे भी खा गया।
कुछ देर बाद उसने बैग से एक पुराना अखबार निकाला। उसके एक कोने पर लाल पेन से निशान लगा था। यह पढ़ो। समर ने पढ़ना शुरू किया। समाचार लगभग 25 वर्ष पुराना था। एक सहकारी बैंक घोटाले की खबर, कुछ नाम, कुछ आरोप, कुछ बयान, और बीच में एक नाम, रमेश त्रिपाठी। यह उसके पिता थे? समर ने धीरे से पूछा। नीलिमा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ। समर अखबार देखता रहा। उसने महसूस किया कि अचानक बहुत सी बातें अपनी जगह पर बैठने लगी हैं। रागिनी की चुप्पी, परिवार का जिक्र ना करना, बार बार शहर बदलना, और वह अजीब सी उदासी जो उसकी मुस्कान के पीछे रहती थी। क्या उसके पिता दोषी थे? यह प्रश्न पूछते समय समर को लगा जैसे वह केवल रागिनी के पिता के बारे में नहीं पूछ रहा, वह रागिनी के पूरे जीवन के बारे में पूछ रहा है। नीलिमा कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, मुझे नहीं पता। रागिनी को? उसे भी नहीं। फिर? यही तो समस्या थी। हवा में हल्की ठंड घुलने लगी थी। नीलिमा की आवाज धीमी हो गई। अगर कोई आदमी दोषी साबित हो जाए तो कहानी खत्म हो जाती है, और अगर ना हो तो कहानी उसके बच्चों तक चलती है। समर के पास कोई उत्तर नहीं था। नीलिमा ने बताया कि रागिनी पिछले 3 वर्षों से एक ही बात साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उसके पिता के खिलाफ जो कहानी शहर जानता है, शायद वह पूरी कहानी नहीं है, और शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि पूरी कहानी कभी सामने आए। क्या इसी वजह से वह गायब हुई? हाँ। और अब? नीलिमा ने दूर देखते हुए कहा, अब वह खुद ही शायद नहीं जानती कि लौटना चाहिए या नहीं। उस रात समर बहुत देर तक जागता रहा। पहली बार उसे लगा कि रागिनी उससे नहीं भागी, वह अपने अतीत से लड़ने के लिए दौड़ रही है, और शायद उसी लड़ाई में कहीं खो गई। करीब 3 सप्ताह बाद एक फोन आया। इस बार नीलिमा का नहीं, एक पुराने ग्राहक का जो कानपुर में रहता था। सामान्य बातचीत के बीच उसने अचानक कहा, तुमको याद है एक बार मेरी तुम्हारी मुलाकात बैंक में हुई थी? तुम काउंटर 2 पर काम कम बातें ज्यादा कर रहे थे, और अचानक वहाँ मुझे पाकर तुम कुछ असहज हो गए थे। हालांकि मैं वहाँ से चला आया था। हाँ, लेकिन ये सब बातें आप आज मुझे क्यों बता रहे हो? समर की आवाज में कुछ खीज उभर आई थी। अरे कुछ खास नहीं, बस यूं ही अचानक उस आपके शहर की वह बैंक वाली लड़की यहाँ दिखी कुछ दिन पहले, तो पूछा तुमको पूछूं, क्या उसका ट्रांसफर हो गया है? समर का दिल तेज धड़कने लगा। कौन सी लड़की? रागिनी? नाम तो नहीं जानता। वह रुका, लेकिन फोटो दिखाओ तो पहचान सकता हूँ। 3 दिन बाद समर कानपुर में था। 4 दिन तक उसने शहर की धूल फांकी, गलियां नापी, बैंकों के पते पूछे, और 5वें दिन शाम के समय एक छोटी सी किताबों की दुकान के सामने उसने उसे देख लिया। रागिनी। समर के मन के भीतर से आवाज निकली। वह किसी किताब के पन्ने पलट रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति दुनिया की सबसे सामान्य चीज कर रहा हो। लेकिन समर के लिए वह क्षण सामान्य नहीं था। वो महीनों की तलाश का अंत था, और शायद किसी नई शुरुआत का भी। रागिनी, समर ने आवाज दी। वो ठिठक गई, धीरे धीरे मुड़ी, उनकी आंखें मिली। उस एक क्षण में समर को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रही। उसने पहचान लिया था, और उसे भी ज्यादा उसने भी पहचान लिया था। ये बात उसकी आंखों में चमक कर गुजर गई, बस एक पल के लिए। फिर उसने खुद को संभाल लिया। माफ कीजिए, उसकी आवाज़ शांत थी। आप शायद किसी और को समझ रहे हैं। रागिनी? मैं किसी रागिनी को नहीं जानती। समर ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा, और उसी दर्द ने उसे विश्वास दिला दिया, वह झूठ बोल रही है। मेरी तरफ देखो और यह बात फिर कहो। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, कृपया। उसकी आवाज़ टूट गई। मुझे ढूंढना बंद कर दीजिए। वह भीड़ में चली गई। समर वहीं खड़ा रह गया, क्योंकि उस दिन पहली बार उसे समझ आया, कुछ लोग दूर नहीं जाते, वे जानबूझकर खुद को खो देते हैं। कभी कभी आदमी किसी व्यक्ति को खोने के बाद उसके पीछे भागता है, और कभी कभी वह रुक जाता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि पीछा करने और साथ देने में फर्क होता है। तो साहब, कानपुर से लौटते समय समर के भीतर पहली बार अजीब सी शांति थी, लेकिन दुख भी बहुत था, लेकिन बेचैनी नहीं थी। उसे अब एक बात निश्चित रूप से मालूम हो गई थी कि रागिनी जीवित है, और उसने उसे पहचाना था।
इससे अधिक महत्वपूर्ण उस समय कुछ नहीं था। लेकिन एक दूसरा सत्य भी उतना ही स्पष्ट था कि वह उससे दूर रहना चाहती थी। नहीं, समर ने तुरंत अपने विचार को सुधारा। वह उसे दूर रखना चाहती थी। इन दोनों बातों में उतना ही अंतर था जितना बारिश और बाढ़ में होता है। एक जीवन देती है, दूसरी बहा ले जाती है। घर लौटने के बाद उसने कई दिनों तक नीलिमा को फोन नहीं किया। ना कोई खोज, ना कोई सवाल, ना कोई नया प्रयास। कभी कभी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, समझने के लिए भी समय देना पड़ता है। लेकिन शायद कुछ फीलिंग्स आदमी को चैन से बैठने नहीं देती। लगभग 15 दिन बाद नीलिमा खुद दुकान पर आ गई। पहली बार वर्मा वस्त्र भंडार में कदम रखते हुए उसने चारों ओर देखा। लकड़ी की पुरानी अलमारियां, रंग बिरंगे कपड़े, दीवार पर टंगी समर की माँ की तस्वीर। फिर मुस्कुराई। अब समझी कि वह तुम्हारी इतनी बात क्यों करती थी। समर चौंक गया। वह मेरी बात करती थी? बहुत। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर खुशी भी होती है और दुख भी। शाम को दुकान बंद होने के बाद दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। सड़क पर हल्का अंधेरा उतर रहा था। चाय वाले ने बिना पूछे 2 कुल्हड़ सामने रख दिए। छोटे कस्बों की एक खूबी होती है, वहाँ लोग अक्सर आपके प्रश्न पूछने से पहले आपके उत्तर जान लेते हैं। नीलिमा ने कहा, तुम जानना चाहते हो कि उसने तुम्हें पहचानने से इनकार क्यों किया? हाँ, तो पहले तुम्हें यह समझना होगा कि वह खोज क्या रही थी। तो साहब फिर पहली बार कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खुलने लगा। रागिनी अपने पिता को निर्दोष साबित करने नहीं निकली थी। समर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? मतलब यह कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वे निर्दोष थे या नहीं। फिर वह सिर्फ सच जानना चाहती थी। यह उत्तर साधारण था, लेकिन समर को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर एक खिड़की खोल दी हो। क्योंकि अधिकांश लोग न्याय नहीं चाहते, वे अपने पक्ष की जीत चाहते हैं। रागिनी अलग थी। वह सत्य चाहती थी, भले वह उसके खिलाफ क्यों ना हो। नीलिमा ने बताया कि 3 साल पहले रागिनी को अपने पिता की पुरानी फाइलों में कुछ ऐसे कागज मिले थे जो मुकदमे की कहानी से मेल ही नहीं खाते थे। कुछ तारीखें, कुछ हस्ताक्षर, कुछ बयान। मतलब इतना नहीं कि किसी को अपराधी या निर्दोष सिद्ध कर सके, लेकिन इतना जरूर कि संदेह पैदा हो जाए। और संदेह कभी कभी सत्य की पहली सीढ़ी होता है। रागिनी ने धीरे धीरे पुराने लोगों से मिलना शुरू किया। पुराने बैंक कर्मचारियों से, रिटायर्ड अधिकारियों से, मुकदमे से जुड़े लोगों से। और इसी दौरान एक नाम बार बार सामने आने लगा, विवेक चौधरी। आज का सम्मानित उद्योगपति, शहर का प्रतिष्ठित नागरिक और 25 साल पहले बैंक के सबसे बड़े उधारकर्ताओं में से एक। और आजकल वह राजनीति में सक्रिय है। पूरे कस्बे में उसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। क्या वही दोषी था? समर ने पूछा। नीलिमा ने सिर हिलाया। रागिनी ऐसा मानने लगी थी। और तुम? मैं नहीं जानती। फिर कुछ देर बाद बोली, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि उसके पास सवाल बहुत थे और जवाब बहुत कम। धीरे धीरे रागिनी को एहसास हुआ कि कोई उसके बारे में जानकारी जुटा रहा है। पहले उसे भ्रम लगा, फिर संयोग, फिर यकीन, और तभी उसने तुमसे से दूरी बनानी शुरू की। नीलिमा ने एक सांस ली और फिर बोली, उसने मुझे बताया था। क्या? कि अगर कभी कुछ हुआ तो उसे सबसे ज्यादा डर अपने लिए नहीं होगा। फिर किसके लिए? तुम्हारे लिए। समर ने नजरें झुका ली। कभी कभी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ नहीं होता। कभी कभी यह होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन से बाहर कर देता है ताकि तुम सुरक्षित रहो। कुछ दिन बाद नीलिमा ने समर को एक पता दिया, कानपुर का। वह वहाँ है? शायद। तुम निश्चित क्यों नहीं हो? नीलिमा मुस्कुराई, क्योंकि उसने छिपना बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। लेकिन साहब, समर इस बार उसे खोजने नहीं गया। उसने पहले एक पत्र लिखा, लंबा नहीं, सिर्फ कुछ पंक्तियां। तुम्हें ढूंढना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें समझने की कोशिश नहीं छोड़ूंगा। और एक बात, तुम्हें यह तय करने का अधिकार नहीं है कि मैं किस जोखिम के योग्य हूँ और किसके नहीं। नीलिमा ने पत्र पहुंचा दिया। करीब 1 महीने बाद उत्तर आया, सीधे रागिनी का एक फोन पर, और दूसरी तरफ वही आवाज जिसे वह 6 महीने से सुनने की प्रतीक्षा कर रहा था। समर। उस एक शब्द में जितनी थकान थी उतनी शायद पूरे वर्ष में नहीं थी। हाँ। दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर रागिनी ने पूछा, तुम बहुत जिद्दी हो? समर हंस पड़ा।
और तुम अब भी झूठ बोलती हो। दूसरी तरफ पहली बार हंसी सुनाई दी, हल्की, बहुत हल्की, लेकिन सच्ची। कुछ पल दोनों तरफ से मौन रहा और फोन कट गया। असल में कुछ मुलाकातें शब्दों से नहीं बनती, वे मौन से बनती हैं। उनकी अगली मुलाकात भी वैसी ही थी, कानपुर के एक छोटे से कैफे में। न कोई फिल्मी दृश्य, न कोई आंसू, न कोई शिकायत, क्योंकि शिकायतें वहां होती हैं जहां भरोसा खत्म हो चुका हो, और दोनों के बीच अभी भी भरोसे का एक धागा बचा हुआ था, भले उलझा हुआ था, टूटा नहीं था। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी, रागिनी ने धीरे से कहा। मुझे पता है। नहीं, उसने सिर हिलाया। तुम्हें पता नहीं है। फिर वह कुछ क्षण चुप रही। मैं डर गई थी। अपने लिए? नहीं, मेरे लिए। हाँ। समर ने उसकी ओर देखा और बोला, और तुम्हें किसने अधिकार दिया कि यह फैसला तुम अकेले कर लो? रागिनी की आंखें भर आईं। यही वह प्रश्न था जिससे वह सबसे ज्यादा बचती रही थी, क्योंकि प्रेम में त्याग करना आसान है, लेकिन किसी दूसरे के हिस्से का निर्णय लेना नहीं। उस दिन बहुत बातें हुई, सालों की नहीं, लेकिन उतनी जितनी दो लोगों के बीच फिर से सच बोलने के लिए जरूरी होती हैं। कुछ महीनों बाद शहर में एक खबर फैली। पुराने सहकारी बैंक मामले की फाइल दोबारा खोली जा रही थी। कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई खलनायक हथकड़ी पहनकर नहीं गया, क्योंकि जीवन कहानियों से अधिक जटिल होता है। लेकिन एक बात हुई, पहली बार लोगों ने यह स्वीकार किया कि शायद कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी वर्षों से सुनाई जाती रही। और कभी कभी यही शुरुआत होती है, न्याय की नहीं, सत्य की। एक शाम समर दुकान बंद कर रहा था। रागिनी उसके साथ चल रही थी। बाजार वैसा ही था, लोग वही थे, दुकानें वही, लेकिन दोनों बदल चुके थे। एक बात पूछूं? समर ने कहा। उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि कुछ झूठ किसी को बचाने के लिए बोले जाते हैं। हाँ, अब भी मानती हो? रागिनी मुस्कुराई, फिर बोली, नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश करके देख लिया, और झूठ किसी को बचाते नहीं, उसने धीरे से कहा। बस थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं। दोनों कुछ देर चुप चलते रहे। फिर समर ने पूछा, तो अब? रागिनी ने उसकी ओर देखा, और बहुत दिनों बाद पहली बार बिना किसी डर, बिना किसी छुपाव, बिना किसी झूठ के मुस्कुराई। अब सच के साथ जीने की कोशिश करेंगे। सड़क आगे जाती रही, शाम उतरती रही, और दो लोग जो एक समय एक झूठ के कारण बिछड़ गए थे, पहली बार बिना किसी भ्रम के साथ चल रहे थे। समाप्त। यदि आपको यह पूरी कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।